हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एआई पाठशाला क्लास 9। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एआई रिफ्लेक्शन प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिक्स पर रैपिड रिवीजन लेके प्रस्तुत हुए हैं। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन्स ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करती है और ह्यूमन की तरह टास्क परफॉर्म करती है। कंपोनेंट्स ऑफ एआई की बात करें तो डेटा है और एल्गोरिदम, दो कंपोनेंट्स है एआई के। डेटा कुछ रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं और एल्गोरिदम सेट ऑफ रूल होते हैं। जब हम किसी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो आउटपुट देने के लिए वो कंप्यूटर वेरियस स्टेजेस से पास होता है। उन्हीं स्टेजेस को हम एल्गोरिदम कहते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ एआई की। तो सबसे पहला फीचर है ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करना। दूसरा है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जो एक ह्यूमन ही सॉल्व कर पाए, ऐसे टास्क को सॉल्व करना। तीसरा है पास्ट एक्सपीरियंसेस से अपने आप को इम्प्रूव करना। चौथा है खुद डिसीजंस लेना। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एआई की। तो एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि एआई को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है, किस किस फील्ड में एआई का यूज़ हो रहा है। सबसे पहला है फेस लॉक एंड फिंगरप्रिंट लॉक। तो स्मार्टफ़ोन को अनलॉक करने के लिए फेस लॉक का यूज़ किया जाता है और फिंगरप्रिंट लॉक का लॉक किया जाता है यूज़ किया जाता है। तो इसमें भी एआई का यूज़ होता है। दूसरा है स्मार्ट असिस्टेंट्स। हम देखते हैं कि बहुत सारी गूगल असिस्टेंट, सीरी, जेमिनाई, एलेक्सा, ये सब इनकी वॉइस यूज़ होती है इनमें एआई की और साथ ही एआई की मदद से ही अपने काम कर पाती है। तीसरा है फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन। तो वेरियस बैंक्स और भी बहुत सारी कंपनीज एआई का यूज़ करती हैं पास्ट एक्सपीरियंस फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन के लिए। चौथा है मेडिकल इमेजिंग। तो मेडिकल इमेजिंग का यूज़ किया जाता है पेशेंट की हेल्थ कंडीशन और डिसीजेस का पता लगाने के लिए, उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं मशीन लर्निंग पे। तो मशीन लर्निंग एक ब्रांच ऑफ एआई है जिसमें कंप्यूटर्स लर्न करते हैं डेटा से और अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करते हैं बेस्ड ऑन दैट डेटा। मशीन लर्निंग ह्यूमन इंटरवेंशन पे बेस्ड है। इसे सीखने के लिए और अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आते हैं हम डीप लर्निंग पे। तो डीप लर्निंग एक सबसेट है मशीन लर्निंग का जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करके एनालाइज करता है डेटा को, पैटर्न्स को लर्न करता है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। डीप लर्निंग को ह्यूमन इंटरवेंशन की नीड नहीं होती है। यहाँ एआई, एमएल और डीएल में डिफरेंसेस दिए गए हैं। अब आते हैं हम डोमेन्स ऑफ एआई पे। तो 3 डोमेन्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। पहला है डेटा साइंस, दूसरा है कंप्यूटर विजन और तीसरा है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। डेटा साइंस, तो डेटा का तो मतलब होता है रॉ फैक्ट्स और फिगर्स। और डेटा साइंस की मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दी है जो कहती है कि डेटा साइंस रेफर्स टू एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड ड्राइंग इनसाइट्स फ्रॉम डेटा, एक्चुअली ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो जो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ डेटा होता है, लार्ज डेटा होता है, उसमें से उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना और उससे जो इम्पॉर्टेंट डाटा है, जो डाटा चाहिए, उसके इंसाइट्स निकालना, उसे वहाँ से निकालना, इसे ही डेटा साइंस कहा जाता है। एप्लीकेशंस अगर हम देखें डेटा साइंस की तो वो हैं प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स की बात की जा सकती है, जैसे प्राइस ग्रैबर, प्राइस रनर, जंगली, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब आते हैं हम कंप्यूटर विजन पे, सीवी पे। तो कंप्यूटर विजन एक डोमेन है एआई का जिसमें हम कंप्यूटर्स को ह्यूमन लैंग्वेज को समझना सिखाते हैं और उसे इंटरप्रेट करना सिखाते हैं। इट टीचेस कंप्यूटर्स टू लर्न एंड अंडरस्टैंड इमेजेस एंड वीडियोस। इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स में कंप्यूटर विजन का यूज़ होता है, जिसे ऑटोमेटिक कार्स भी कहा जा सकता है। और फेस लॉक, यहाँ पर भी कंप्यूटर विजन का यूज़ किया जाता है। थर्ड थर्ड है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो एनएलपी एक ब्रांच ऑफ एआई है जिसमें हम मशीन्स को ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना सिखाते हैं ताकि मशीन्स ह्यूमन लैंग्वेज को प्रिडिक्ट कर पाए और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट दे पाए। एप्लीकेशंस की बात करें एनएलपी की तो वो हैं ईमेल फ़िल्टर्स और स्मार्ट असिस्टेंट्स। यहाँ पर वॉइसेस का जो यूज़ है वो एनएलपी की मदद से किया जाता है। स्मार्ट असिस्टेंट्स जैसे गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी एट्सेट्रा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एआई एथिक्स की। तो यहाँ डिफरेंशिएट दिया गया है मोरल्स और एथिक्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजर डिफरेंस मोरल्स और एथिक्स में बस यही है कि मोरल्स सोसाइटी के द्वारा डिक्टेट किए जाते हैं, सोसाइटी के द्वारा बताए गए जाते हैं, जो डिफरेंट सोसाइटी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जो एथिक्स हैं वो हमारे द्वारा, एक इंडिविजुअल के द्वारा अपनी जीवन में चूज़ किए जाते हैं, डिसाइड करने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत, व्हाट इज़ गुड और बैड। दोनों के एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे मोरल्स, हमें सोसाइटी कहती है कि हमें सच बोलना चाहिए हमेशा। तो एथिक्स कहते हैं कि क्या हमें हमेशा हर सिचुएशन में सच बोलना चाहिए। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एथिक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेटा अच्छे से सेफली एंड केयरफुली यूज़ करना चाहिए। एआई एथिक्स के प्रिंसिपल्स की बात करें तो वो है ह्यूमन राइट्स, बायस, प्राइवेसी एंड इंक्लूजन। इसमें हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स में कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स को, ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं करना चाहिए, किसी भी केस में बायस नहीं होना चाहिए, डेटा को प्राइवेट ही रखना चाहिए, और इंक्लूजन में मतलब किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एआई बायस की। तो जो बायस्ड मेंटालिटी है डेवलपर्स की, जो एआई को बना रहे हैं, उनकी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बायस हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बायस हमेशा नेगेटिव हो, लेकिन ये सोसाइटी के नॉर्म्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जितने भी वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं उनकी फ़ीमेल वॉइस होती है, ये आपने देखा ही होगा। दूसरा, अगर हम गूगल पे सर्च करें सैलून्स की, तो उसमें रिजल्टेंट जो लिस्ट होती है उसमें ज़्यादातर फीमेल्स के सैलून्स की ही पिक्चर आती है। तीसरा, अगर हम किसी गूगल पे ही नर्स की इमेज सर्च करें तो वो फीमेल नर्सेस की इमेज शो करता है। ये एग्जाम्पल है बायस का। नेक्स्ट है एआई एक्सेस। तो एआई एक्सेस में कहा गया है कि एआई बहुत एक्सपेंसिव है और एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसे केयरफुली यूज़ करना चाहिए। बच्चों को भी, चिल्ड्रन को भी एआई का यूज़ लिमिटेड ही करना चाहिए। साइंस एंड मैथ के होमवर्क एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एआई लाइक चैट जीपीटी का यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है एआई प्रोजेक्ट साइकिल। इस पार्ट से क्वेश्चन आना काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो सकता है। तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि कंपनीज़ के द्वारा यूज़ किया जा सकता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल है, और ऑब्वियसली इसमें एआई मॉडल का भी यूज़ होता है। एआई मॉडल की ही मदद से हम किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। इसी को कहते हैं एआई प्रोजेक्ट साइकिल। एआई प्रोजेक्ट साइकिल में 5 स्टेजेस होती हैं। पहला, प्रॉब्लम स्कोपिंग। दूसरा, डेटा एक्विजिशन। तीसरा, डेटा एक्सप्लोरेशन। चौथा, मॉडलिंग। और पांचवा, इवैल्यूएशन। तो बात बात करते हैं प्रॉब्लम स्कोपिंग की। प्रॉब्लम स्कोपिंग में हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, या फिर बोल सकते हैं कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा है डेटा एक्विजिशन, जिसमें हम डेटा को डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सर्वेज के थ्रू, वेब स्क्रैपिंग के थ्रू, देन सेंसर्स के थ्रू, कैमरास के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, एपीआईज, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के थ्रू। क्योंकि अगर हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए उसके उसके बारे में डेटा इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। उसी से ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेज आती है डेटा एक्सप्लोरेशन, जिसमें हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं। डेटा को विजुअलाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ग्राफ्स के थ्रू हम उसे विजुअलाइज किया जा सकता है, जैसे कि यूजिंग बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स एट्सेट्रा। इससे डेटा की अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाती है। फोर्थ स्टेज आती है डेटा मॉडलिंग, जिसमें हम डेटा जो भी हमने कलेक्ट किया है उसकी एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो हम उसमें दिखाते हैं। और लास्ट में आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हमने जो भी मॉडल प्रिपेयर किया है उस प्रॉब्लम को, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस मॉडल को टेस्ट करते हैं कि वो मॉडल उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी रहा है या नहीं। तो प्रॉब्लम स्कोपिंग में 4 डब्ल्यूज हैं, जिसमें जो इंक्लूड करता है हु, व्हाट, वेयर एंड वाई। हु मेंशन करता है जो कि स्टेक होल्डर्स हैं प्रॉब्लम के, कौन अफेक्ट हो रहे हैं प्रॉब्लम से, वो उन लोगों को हु के कैटेगरी में डाला जाएगा। व्हाट का मतलब है कि प्रॉब्लम एक्चुअली में है किस चीज़ के बारे में, क्या प्रॉब्लम है क्या। वेयर है कि वो प्रॉब्लम कहाँ पर है,
हो कहाँ रही है, उसका कंटेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, लोकेशन क्या है उस प्रॉब्लम की, और कंटेक्स्ट, लोकेशन, सिचुएशन, और लास्ट में वाई है। वाई मतलब कि वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसका रूट कॉज क्या है, उसका कॉज क्या है उस प्रॉब्लम के हैपन होने का। डेटा एक्विजिशन में जैसे मैंने बताया कि डेटा को हम कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे कि सर्वेज, वेब स्क्रैपिंग, सेंसर्स, कैमराज, ऑब्जर्वेशंस और एपीआईज। एपीआईज होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, इसके थ्रू भी डेटा को कलेक्ट किया जाता है। थर्ड स्टेज है डेटा एक्सप्लोरेशन, इसमें डेटा को विजुअलाइज किया जाता है यूजिंग लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट एक्सेट्रा। फोर्थ है डेटा मॉडलिंग, जिसमें कि प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। तो डेटा मॉडलिंग के अंडर एआई मॉडल्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक रूल बेस्ड एआई अप्रोच और दूसरा लर्निंग बेस्ड एआई अप्रोच। रूल बेस्ड एआई अप्रोच में लर्निंग स्टैटिक होती है, मतलब कि जब किसी प्रोग्राम को ट्रेन किया, एआई मॉडल को ट्रेन किया जाता है, तो ट्रेन करने के बाद उसे उसमें और डेटा ऐड नहीं किया जा सकता, वो लर्निंग स्टैटिक हो चुकी है। मतलब जितना उसमें डेटा प्रिपेयर किया जा सकता था उसके फॉर्मेशन के टाइम पे, उतना ही डेटा उसमें होगा। यही उसकी एक लिमिटेशन भी है। अगर हम बात करते हैं उसके एडवांटेज की, तो एडवांटेज है उसका कि इसके एल्गोरिदम्स को सेटअप करना बहुत सिंपल और इम्प्लीमेंट करना ईजी है। नेक्स्ट हम आते हैं लर्निंग बेस्ड एआई अप्रोच पे। तो इसमें डेटा को जब हम या एआई मॉडल को जब हम ट्रेन कर रहे होते हैं, तब भी उसमें हम डेटा में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, डेटा ऐड ऑन किया जा सकता है, डेटा चेंज किया जा सकता है। ये उसका एक एडवांटेज है। और ये एक डायनामिक मॉडल है, वो एक स्टैटिक मॉडल था क्योंकि उसमें डेटा चेंज नहीं किया जा सकता था रूल बेस्ड एआई अप्रोच में। अब लर्निंग का एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी डेटा यूज़ होता है, और साथ में ये एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपेंसिव है और टाइम टेकिंग है इम्प्लीमेंट करने के लिए। कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं यहाँ। यहाँ पर एक माइंड मैप दिया गया है जिसे अभी हम स्टडी भी करेंगे। यहाँ पर कहा गया है मशीन लर्निंग मॉडल को हम तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा अनसुपरवाइज लर्निंग, तीसरा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में सुपरवाइजर की नीड, इसमें लेबल्ड डेटा होता है, मतलब इनपुट इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं। सुपरवाइज लर्निंग के दो पार्ट्स हैं, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन में नंबर्स होते हैं, इट डील्स विद न्यूमरस डेटा, जैसे कि प्रिडिक्शन ऑफ मार्क्स इन द नेक्स्ट एग्जाम बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, तो एग्जाम्स में मार्क्स कैलकुलेट करने के। क्लासिफिकेशन में जस्ट हम क्लासिफाई करते हैं डेटा को अकॉर्डिंग टू इट्स लेबल्स, जो लेबल्ड डेटा उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं डेटा को। जैसे कि मेन और विमेन को क्लासिफाई करना, वेयर न्यूमरस डेटा ऑफ मेन एंड विमेन इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्मेट्स आर फेड एज ट्रेनिंग डेटा। मतलब उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं, मेन एंड विमेन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग की। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में सुपरवाइजर की नीड नहीं होती है, इसमें अनलेबल्ड डेटा होता है। इसके दो पार्ट्स हैं, क्लस्टरिंग और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। क्लस्टरिंग में हम क्लस्टर्स फॉर्म करते हैं, और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन इस फिगर से अच्छे से समझ आएगा। तो इसमें डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में होता है कि जो भी डायमेंशंस है, जैसे ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, 3D क्यूब है, तो इसकी इतनी सारी डायमेंशंस दिखाई गई हैं, इन डायमेंशंस को रिड्यूस कर देना उसे ही डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर इतनी सारी साइड्स थी, 4 साइड्स में से कन्वर्ट कर दिया गया है। इसकी वेरिएबल्स, इनपुट फीचर्स, कॉलम सभी को मिनिमाइज़ कर देना, रिड्यूस कर देना, इसे ही डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट बात आती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक मशीन लर्निंग टेक्निक है जिसमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट थ्योरी का यूज़ होता है, और इससे मशीन खुद को ट्रेन करती है। ट्रायल एंड एरर मेथड का भी यहाँ यूज़ होता है। डिसीजंस को बेटर करने के लिए ही ऐसे थ्योरीज़ का यूज़ किया जाता है। जब मशीन कोई गलती कर देती है तो उसे पनिशमेंट दी जाती है, और अगर कोई बेटर रिजल्ट, ऑप्टिमल रिजल्ट को अटेन कर लेती है, अचीव कर लेती है, तो उसे रिवॉर्ड दिया जाता है। ऐसे ही काम करती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। लास्ट पार्ट आता है हमारा इवैल्यूएशन का। तो जैसा कि मैंने कहा, इवैल्यूएशन में हम टेस्ट करते हैं मॉडल को जो भी हमने प्रिपेयर किया है। कुछ मेथड्स यहाँ दिए गए हैं इवैल्यूएशन के, जो कि एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इनमें इट इंक्लूड्स एक्यूरेसी, प्रिसिजन, F1 स्कोर एंड रिकॉल। आपको बस नाम ही याद रखने, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत इन्हें नहीं है। आगे हम आते हैं तो इवैल्यूएशन के अंडर ही
मॉडल की एक्यूरेसी चेक करने के लिए कुछ चीज़ों का यूज़ होता है। इसमें होते हैं ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। मतलब कि हम एग्जांपल लेते हैं स्पैम का। स्पैम जो एआई मॉडल प्रिपेयर हुआ है वो प्रिडिक्शन देता है कि ये जो स्पैम है ये है, मतलब स्पैम ही है, ये रियल नहीं है, रियलिटी नहीं है, ये स्पैम फिल्टर। और रियल में भी, रियलिटी में भी वो स्पैम ही है, तो वो हो जाएगा ट्रू पॉजिटिव। मतलब कि मशीन ने भी सही दिया और एक्चुअल में भी सही है। दूसरा आता है ट्रू नेगेटिव। मतलब कि प्रिडिक्शन, जो हमारा मॉडल है उसने कहा कि ये सही है, प्रिडिक्शन ने कहा कि ये फॉल्स है, बट एक्चुअली में, रियलिटी में ये स्पैम था। और मशीन ने कहा था कि ये स्पैम नहीं है, तो यहाँ पर ट्रू नेगेटिव हो जाएगा। मतलब रियलिटी में है बट प्रिडिक्शन गलत हुई है। थर्ड आता है फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव में हमारा मॉडल कहता है कि ये ट्रू है, प्रिडिक्शन कहती है कि ये ट्रू है, मतलब ये स्पैम है, हमारा मॉडल कह रहा है कि स्पैम ही है, लेकिन एक्चुअली में, रियलिटी में वो स्पैम नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स पॉजिटिव। फोर्थ है फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव में मॉडल हमारा कहता है प्रिडिक्शन गलत है, फॉल्स है, और एक्चुअली में, रियलिटी में भी वो फॉल्स ही है, तो यहाँ पर फॉल्स नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे काम करती हैं ये चीज़ें मॉडल की इवैल्यूएशन यानी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। तो यही था हमारा आज का रैपिड रिवीजन। सारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आई होप कि आपका ये चैप्टर अच्छे से फुली प्रिपेयर हो चुका होगा और एग्ज़ाम देने के लिए भी परफेक्ट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।